हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद ओम में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम विज्ञान कक्षा 9 के 5वें अध्याय में चल रहे थे। इस अध्याय का नाम था आपका जीवन की मौलिक इकाई। ये अध्याय था जीवन की मौलिक इकाई। तो इसमें हम आगे आज चलते हैं। कोशिका किसकी बनी होती है, कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है। ठीक है, तो हम मैंने आपको एक रेखा चित्र बताया था कि कोशिका मुख्य रूप से 3 भागों से बनी होती है। देखिए, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा केंद्रक और तीसरा कोशिका द्रव्य। अब आप देख रहे हैं जो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं इसको। अब एवं कोशिका भित्ति क्यों कहा? कोशिका भित्ति जो है ये केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, प्रत्येक जो कोशिका, विश्व में जितने भी सजीव जो प्राणी हैं उनमें जो प्रत्येक कोशिकाओं में 3 गुण अनिवार्य रूप से दिखाई देंगे। कौन कौन से? कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक या कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो हम चलते हैं इसको डिटेल में। देखिए, हमने देखा कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग क्या है? कोशिका का अंग, यानी कि जैसे हमारे शरीर के अंग होते हैं वैसे कोशिका के अंदर भी अंग होते हैं जो कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी। ठीक है, ये कोशिकांग हैं। ठीक है, इस कोशिका कैसे संगठित होती है? यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिकाओं में 3 गुण दिखाई देते हैं। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। कोशिका के अंदर होने वाली समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रिया इन्हीं गुणों के कारण संभव है। अर्थात यानी कि जो कोशिका अपने बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रिया करेगी तो वो 3 गुणों के कारण करेगी। प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य का होना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं 5.2.1, इसमें हम चलते हैं प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो पहला जो आपको कोशिका के जो सबसे बाहरी परत है उसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं या कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली बनी किसकी होती है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है। लिपिड प्लस प्रोटीन, लिपिड वो प्रोटीन की प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, कोशिका झिल्ली बनी होती है। ये कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर तथा बाहर आने जाने देती है। ध्यान दीजिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को, सभी पदार्थों को नहीं, कुछ पदार्थों को अंदर एवं बाहर आने जाने देती है। यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है, यानी कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनको वो अंदर आने जाने नहीं देती है। तो कोशिका झिल्ली को इसी कारण जो है वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली का एक और नाम है वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। इसलिए क्यों पड़ा नाम? क्योंकि ये कुछ ही पदार्थों को अंदर और बाहर आने जाने देती है। तो फ्रेंड्स, कोशिका में पदार्थों की गति कैसी होती है, पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। ध्यान दीजिए, विसरण जो ये शब्द है बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, आगे इसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो हमने देखा है कि पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। यानी जो कोई भी पदार्थ है उसका अगर वो मूवमेंट करता है तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर करता है। कैसे उच्च सांद्रता का मतलब है? यानी कि वो पदार्थ की मात्रा वहाँ पर ज़्यादा है, और निम्न सांद्रता का मतलब है वो पदार्थ की मात्रा वहाँ पर कम है। तो यानी पदार्थ गति कैसे करता है? पदार्थ की गति जो जहाँ पर उसकी ज़्यादा मात्रा है वहाँ से जहाँ उसकी कम मात्रा है उसकी ओर गति करता है, ये कहने का अर्थ है इसका। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया कोशिका में होती है। उदाहरण के लिए, जैसे उदाहरण से हम इसको समझते हैं, यानी कि जैसे कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो एक कोशिकीय अपशिष्ट है और इसका निष्कासन आवश्यक है। कोशिका में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसके लिए एक अपशिष्ट पदार्थ है, इसका निष्कासन कोशिका से बाहर होना जरूरी है। तो कोशिका में एकत्र हो जाती है तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। जब कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है तो कोशिका के बाह्य पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कोशिका में स्थित कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता की अपेक्षा कम है। भाई, इसको ऐसे सिंपल से समझिए कि एक कोशिका है, कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो ज़्यादा हो गई है। ठीक है, अब इस कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका के लिए हानिकारक है, जहरीली है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिका से बाहर निकलना जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपका जो पर्यावरण में जो बाह्य पर्यावरण है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, तो यानी कि कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड जो है यानी कि बाह्य पर्यावरण में आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार जो है कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके बाद जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में अंतर आता है उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, जो मैंने आपको समझा दिया है। इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है
तो ऑक्सीजन बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली आती है, अथवा कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान में विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो विसरण का कार्य क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, विसरण का कार्य ये है कि कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब देखिए सेम केस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की थी वैसे ऑक्सीजन की थी। अब हमें ऑक्सीजन चाहिए, कोशिका को तो ऑक्सीजन चाहिए, है ना, हमारे शरीर को ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हानिकारक है। तो ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? यानी हमारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है और बाहर बाह्य पर्यावरण में ऑक्सीजन की सांद्रता ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन की सांद्रता ज़्यादा है तो यानी कि वहाँ से हमारी कोशिकाओं में यानी कि ऑक्सीजन आ जाएगा, क्योंकि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर पदार्थ का मूवमेंट होता है, गति होती है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है वो, ठीक है। तो जैसे आपका कहा, देखिए आपने सुना भी होगा कि हमें सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, सुबह घूमना चाहिए, क्योंकि सुबह क्या है कि बाह्य वातावरण में ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है उसमें, जो बाह्य वातावरण में मॉर्निंग के समय में। तो हम अगर बाहर सुबह मॉर्निंग वॉक करेंगे तो क्या होगा कि उससे क्या होगा, जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो ऑक्सीजन वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में है, वो हमारे शरीर में, हमारी कोशिकाओं में अंदर आ जाएगा और हमारी कोशिकाएं ऑक्सीजन पाकर यानी कि जीवित होंगी, ऑक्सीजन पाकर खुश होंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं आगे। देखिए जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। देखिए जल जो है, जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जल के अणुओं की गति जब वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे प्रासरण कहते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए विसरण ऊपर आपने क्लियर हो गया, अब एक थोड़ा सा प्रासरण के कॉन्सेप्ट को आप समझिए। जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जल के अणुओं की गति जब वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो प्रासरण कहते हैं। देखिए प्रासरण के लिए ये कंडीशन बहुत होना जरूरी है, इसको आप समझिए, ठीक है। प्रासरण कब होगा? प्रासरण तब होगा जब जल के अणुओं की गति, जल के लिए होगा, जल के अणुओं की गति जब वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे प्रासरण कहते हैं। प्रासरण के लिए वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक है। हालांकि पराशरण एक प्रकार का विसरण की ही एक विशिष्ट विधि है। पराशरण क्या है? एक प्रकार की विसरण की एक विशिष्ट विधि है ना। हालांकि विधि है, लेकिन पराशरण में वर्णात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है, वर्णात्मक झिल्ली का होना जरूरी है। और पराशरण विशेष रूप से किसके लिए उत्तरदायी रहता है? जल के अणुओं की गति के लिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम चलते हैं आगे। देखिए प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। इस प्रकार प्रासरण में जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे हम चलते हैं। यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर या नमक के विलयन में रखें तो क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, यदि हम किसी जंतु कोशिका या पादप कोशिका को शक्कर यानी चीनी या नमक के विलयन में रखेंगे तो क्या कंडीशन होंगी? देखिए तीन कंडीशन यहाँ पर होंगी, तीन चीज़ें यहाँ पर आपको समझनी होंगी। नंबर 1 अल्प पराशरणी दाब विलयन, ठीक है। नंबर 2 आपका समपराशरी विलयन। नंबर 3 अति पराशरण दाबी विलयन। अंग्रेजी में इसको कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब इनको एक एक करके हम समझते हैं। पहला हम समझेंगे अल्प पराशरण दाबी विलयन। देखिए पहला क्या समझेंगे हम? अल्प पराशरण दाबी विलयन। देखिए ये आपको मैं गोल कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ये इसको समझिए, इसको यानी कि अल्प माने कम, हाइपोटोनिक, ठीक है, सॉल्यूशन। अब देखिए ये क्या कह रहा है, यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम, यदि हम कोई जीवित कोशिका है या जंतु कोशिका या पादप कोशिका है उसको तनु विलयन वाले माध्यम में रखें। तनु विलयन का मतलब है जिसमें जो है शक्कर और नमक की सांद्रता कम है, शक्कर और नमक की मात्रा कम है, उसे तनु विलयन कहते हैं, ठीक है। वहाँ पर अगर हम उस कोशिका को रखते हैं तो होता क्या है, जो जल है वो पराशरण विधि द्वारा, ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जल जो है पराशरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा, कोशिका के अंदर चला जाएगा, ठीक है। ऐसे विलयन को अल्प पराशरण दाबी विलयन कहते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भाई। यदि हम कोशिका को या पादप कोशिका, जंतु कोशिका को यानी तनु विलयन में डालते हैं, ठीक है, तनु विलयन में डालते हैं तो होता क्या है, तो ऐसी कंडीशन में जल पराशरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि कोशिका के अंदर जो सांद्रता है वो जो बाहर विलयन है उस सांद्रता से अधिक है, ठीक है। तो यानी कि जल का मूवमेंट कहाँ होगा? जल की मात्रा बाहर ज़्यादा है तो बाहर से अंदर की ओर होगा, तो इसे क्या कहेंगे? अल्प पराशरण दाबी विलयन कहते हैं। अब दूसरा देखिए, जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर, अब इसी में देखिए, इसी को थोड़ा सा समझिए। जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका के बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होगी। इस प्रकार शुद्ध परिणाम ये होगा कि जल कोशिका के अंदर चला जाएगा, इससे कोशिका आपकी क्या हो जाएगी? फूलने लगेगी। दूसरा पॉइंट देखिए, यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जहां बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता से ठीक बराबर हो। अब यहाँ पर क्या कंडीशन है, यानी यदि हम जंतु कोशिका या पादप कोशिका को एक ऐसे विलयन में रखें जहाँ पर जो है बाह्य जल की सांद्रता
और कोशिका में स्थित जल की सांद्रता, देखिए बाह्य जल की सांद्रता और कोशिका में जो स्थित जल, ध्यान दीजिए कोशिका के अंदर स्थित जल की सांद्रता दोनों बराबर हों, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। तो ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे, समपरासारी विलयन कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आता जाता है, लेकिन जल की जो मात्रा अंदर गई उतनी ही बाहर आती है। इस प्रकार व्यापक रूप से जल की कोई गति नहीं हुई, इसलिए कोशिका की माप में कोई परिवर्तन नहीं आया। अब देखिए तीसरा पॉइंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन, अब देखिए कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर घोल से अधिक सांद्र है। मेरे कहने का अर्थ है यानी कि दो चीज़ है, एक जीवित कोशिका है या जंतु कोशिका या पादप कोशिका है, और दूसरा विलयन है। अब विलयन के अंदर जो घोल है वो अधिक जो गाढ़ा है, ठीक है, अधिक क्या है, गाढ़ा है। ठीक है, अब वहाँ गाढ़ा है तो जल की कमी होगी वहाँ पे। ठीक है, तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। कोशिका में जो जल है वो उसकी अपेक्षा ज़्यादा है, किसके, जो आपका विलयन की अपेक्षा कोशिका के अंदर जो जल है वो ज़्यादा है, और विलयन में गाढ़ा होने के कारण विलयन में जल की मात्रा कम है। तो अब जल कहाँ से, कोशिका से, यानी किसकी ओर जाएगा, विलयन की ओर। ऐसे विलयन को क्या कहते हैं, अति परासरण दाबी विलयन कहते हैं। ठीक है, पुनः जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में कोशिका से अधिक जल बाहर आ जाएगा, कम जल अंदर जाएगा, इसलिए कोशिका सिकुड़ जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स परासरण इस प्रकार विसरण की एक विशिष्ट विधि है जिसमें वर्णात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है। निष्कर्ष हमारा क्या निकला, यानी परासरण है क्या, परासरण विसरण की एक विशिष्ट विधि है। परासरण में ये चीज़ बहुत नोट करने वाली बात है कि परासरण के लिए वर्णात्मक झिल्ली का होना जरूरी है, और परासरण जल के अणुओं के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार है। और विसरण, विसरण आपका क्या है, ये विसरण गैसों के लिए, ठीक है, विसरण जो है जो गैसों के आदान प्रदान के लिए जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, हालांकि विसरण विसरण जो ओवरऑल जो है सभी के लिए है, लेकिन इसमें गैसों के लिए विशेष रूप से आपका विसरण का योगदान है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम चलते हैं आगे। अगर हम फ्रेंड्स हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक को एक उदाहरण के द्वारा समझें तो कैसे समझेंगे। मान लीजिए किशमिश है, आपने किशमिश देखी होगी। किशमिश को अगर आप जल में रखते हैं, ठीक है, एक शुद्ध जल में आप किशमिश को रखते हैं, आपने घर में भिगाते हैं, शाम को किशमिश भिगाते हैं, सुबह फूल जाती है, आपने देखा होगा। तो किशमिश क्या करती है, जल ग्रहण करके फूल गई। ठीक है, किशमिश जल ग्रहण करके फूल गई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि किशमिश के अंदर जो जल की मात्रा कम है और बाहर जो जल है उसमें ऑलरेडी जल ही है। तो यानी कि आप जल की मात्रा जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ से जहाँ जल की मात्रा कम होगी वहाँ की ओर मूवमेंट होगा। तो यानी कि बाहर जो जल है वहाँ से किशमिश में जो जल की मात्रा कम है वहाँ की ओर जल का मूवमेंट हो गया, तो आपकी जो है किशमिश फूल गई। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है, यदि हम उस किशमिश को ऐसे सांद्रित घोल में, यानी कि जल में हमने मान लीजिए चीनी घोल दी खूब, ठीक है, अब चीनी घोल दी जल में हमने खूब, ठीक है, और उसके बाद जो है हम उसमें किशमिश डालते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने एक बीकर लिया, बीकर में पानी डाला, फिर उसमें चीनी गाढ़ी चीनी जो है चीनी घोल दी ज़्यादा मात्रा में, अब जो है वो विलयन आपका गाढ़ा हो गया। अब हम उसमें किशमिश डालते हैं, अब देखिए किशमिश डालते हैं, अब क्या होगा, जो आपका जल में हमने शक्कर घोला था वहाँ पर जो है जल की सांद्रता कम हो जाएगी, और किशमिश में ऑलरेडी जल की सांद्रता ज़्यादा है। तो अब पानी क्या है, किशमिश से कहाँ, विलयन की ओर आ जाएगा। तो ये उदाहरण के द्वारा हमने समझा हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक को। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स एक कोश की अलवणीय जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करती हैं। पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण परासरण का एक उदाहरण है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है एग्जाम में, दैट इज इंपोर्टेंट। पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है, परासरण विधि द्वारा। ठीक है, परासरण विधि द्वारा होता है। परासरण, मैंने कहा कि परासरण किसके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी जल के अवशोषण, यानी जल के लिए इंपॉर्टेंट है, और दूसरा जो है वहाँ पर आपका वर्णात्मक झिल्ली का होना जरूरी है। इस प्रकार कोशिका के जीवन में विसरण, देखिए इस प्रकार कोशिका के जीवन में विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। विसरण एक ओवरऑल है, ठीक है, विसरण के अंदर ही परासरण है। ठीक है, आदान प्रदान की महत्वपूर्ण प्रक्रिया में भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त विसरण कोशिका को अपनी बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता करता है। कोशिका के विभिन्न अणुओं का अंदर आना बाहर निकलना भी विसरण द्वारा ही होता है। इस प्रकार के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स विसरण और परासरण को आप समझ गए। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। देखिए लचीली होती है, कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड और प्रोटीन्स की बनी होती है, ये तो आपको पता है। प्लाज्मा झिल्ली की रचना हम केवल इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। कोशिका झिल्ली का लचीलापन जो है एक कोश की जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा
अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ध्यान दीजिए, यानी एक कोशिकीय जीव ऐसे जीव जो एक कोशिका के बने होते हैं, ठीक है। आप मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, ठीक है, बैक्टीरिया है, यानी एक कोशिकीय जीव है। कोशिका झिल्ली का लचीलापन, अब कोशिका झिल्ली लचीली है, वो किसके लिए फायदेमंद है? एक कोशिकीय जीवों में, एक कोशिकीय जीवों के लिए। किस रूप से? कोशिका के बाह्य प्रावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में वो सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ध्यान दीजिए, ठीक है। जो कोशिका झिल्ली का कार्य एक कोशिकीय जीवों में क्या है कि भोजन तथा अन्य पदार्थों को बाह्य वातावरण से या बाह्य प्रावरण से ग्रहण करना। ऐसी प्रक्रिया को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में कि अमीबा अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है? एंडोसाइटोसिस, ठीक है। तो उसके बाद फ्रेंड्स हम चलेंगे कोशिका भित्ति। मैंने आपको जैसे बताया था कि कोशिका भित्ति, भाई जो पादप कोशिका होती है, पादप कोशिका के सबसे बाहर क्या होता है? कोशिका भित्ति। उसके बाद क्या होता है? कोशिका झिल्ली। उसके बाद क्या होता है? कोशिका द्रव्य। उसके बीच में सबसे क्या होता है? केंद्रक। तो अब ये कोशिका भित्ति जो है केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। क्वेश्चन कई बार पूछता है एग्जाम में, यानी कि जो है पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। सेल्यूलोज एक बहुत जटिल प्रकार का पदार्थ है और ये पौधों के संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। जीव द्रव्य कुंचन का मतलब सीधे सीधे एक लाइन में समझिए कि जीव द्रव्य का सिकुड़ना, जीव द्रव्य का सिकुड़ना जीव द्रव्य कुंचन कहलाता है। ये कब होगा? जब कोई पादप कोशिका पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती, यानी उस पादप कोशिका में पानी बाहर जाएगा, कोशिका से बाहर की ओर जाएगा, तब कोशिका झिल्ली आपकी क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। तो फ्रेंड्स हम अगले वीडियो में चलेंगे आपका केंद्रक में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।